फ्रेंड्स, इट इज विनोद आचार्य। आज हम एक नया टेस्ट लेकर आपके साथ रूबरू हुए हैं आपसे। इस यूनिट में जितना भी सिलेबस हमने अब तक पढ़ा, उस सिलेबस से मैंने बहुत एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाने की एक कोशिश की है, ताकि हम अपने कंसेप्ट को जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ सकें। ये हमारा एक सेल्फ इवैल्यूएशन है। इस सेल्फ इवैल्यूएशन को आपने पूरे ईमानदारी से इवैल्यूएट करना है। अपनी रफ कॉपी, अपनी एक जो आंसर शीट के लिए आपने कॉपी लगाई है उसको अपने साथ रखना है। उसको लेकर बैठ जाइए। रफ कॉपी भी होनी चाहिए और आपकी आंसर शीट भी। इस टेस्ट में अब की बार 15 की बजाय मैंने 30 सवाल दिए हैं। देयर आर 30 क्वेश्चंस इन ऑल, और सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो आप सभी ने ईमानदारी से जो सही आंसर है वही, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप आंसर एक शीट तैयार करें। उसमें 2 कॉलम आपने बनाने हैं। पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर का होगा और दूसरा आंसर का। क्वेश्चन नंबर में अब की बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 तक आपने काउंटिंग लिखनी है, और फिर जो भी आंसर आपका होगा वो आपने सही करना है। जो भी आंसर है वह क्वेश्चन नंबर ए के सामने, फिर बी के सामने, 2 के सामने, फिर 3 के सामने, ऐसे लिखते जाना है। और यही आंसर शीट जब आपके पास तैयार हो जाएगी, उसके बाद इस आंसर शीट को मेरे पास आपने मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देना है। तो प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद कीजिए कि आपने कभी डाइपोल का नाम सुना है, और डाइपोल को कौन से अक्षर से दिखाते हैं, और फिर उसका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को एक बार याद कीजिए और उसके बाद देखिए हमारे सामने उसकी यूनिट अपने आप आ जाती है। तो हम इसने पहला ऑप्शन दिया है कूलाम मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है कूलाम मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन मीटर, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो भी आपको सही ऑप्शन नज़र आ रहा है उस ऑप्शन पर आपने निशान लगाना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? आपके पास हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एनसी, न्यूटन कूलाम। दूसरा ऑप्शन है हमारा NC-1, न्यूटन पर कूलाम। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास NC-2, और डी ऑप्शन है पर न्यूटन पर कूलाम N-1 C-1। तो जो भी ऑप्शन आपको रफ कॉपी में एकदम हमने जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें यूनिट चाहिए, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, और जो जो फिजिकल क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व है उन सब की एसआई यूनिट लिखिए। उसके बाद हमारे पास दी गई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। 2 चार्जेज हैं Q1 और Q2, दोनों चार्जेज को बहुत पास रखा हुआ है। What is the nature of the force between the charges when Q1 into Q2 is less than 0? जब Q1 और Q2 की जो मल्टीप्लाई है वह 0 से छोटी आ रही है, तो हमारे पास इससे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा रिपल्सिव मीन्स क्या? वो दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे। रिपल्सिव नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेज? हमने इस कंडीशन से Q1 Q2 लेस देन 0, इस कंडीशन से हमने अपने चार्जेज का
प्रॉपर्टी बतानी है। और पहला जो ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है हमारे पास रिपल्सिव, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है अट्रैक्टिव, और थर्ड ऑप्शन में बोला है उसने बोथ ऑप्शंस ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो आप ध्यान से, बहुत सिंपल प्रश्न है, और यहाँ से पता चल रहा है हमें कि Q1 Q2 की मल्टीप्लिकेशन यदि जीरो है देन जीरो से छोटी चीज़ें क्या होती हैं, और यहाँ से पता चलता है, यस, यहाँ से नेचर पता चल रही है। उसके बाद हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, 1 कूलम और चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कितनी इलेक्ट्रॉनों का चार्ज मिलकर 1 कूलम बनाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने हिंट दिया हुआ है। हमारे पास क्वांटाइजेशन की एक प्रॉपर्टी है Q = NE, तो आपको ये N निकालना है। आप इधर Q की वैल्यू की जगह चार्ज पता है आपको 1 कूलम, दैट इज इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू भी आपको पता है 1.6 इंटू यस। तो यहाँ से आप N की वैल्यू निकालिए, और ये N की वैल्यू उसने बोला है कि इस तरह आएगी, ये नंबर आएगा हमारे पास N = 6 to 5 इंटू 10⁻18। दूसरा ऑप्शन है 62.5 इंटू 10⁻18। थर्ड ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18, एंड डी ऑप्शन है 0.625 10⁻18। अपनी कैलकुलेशन करिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, अपनी कैलकुलेशन करिए, और कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आता है उसको चारों ऑप्शन के साथ मिलाना है, देन यू विल सी, यस, सही। हाँ, Q = NE, दोनों वैल्यू पुट कीजिए, और हमारे पास, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है इन कूलम्स लॉ F = K(Q1 Q2) / R², व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में K की वैल्यू कितनी होगी। अब K हमने याद कीजिए, ये हमने कौन सा कांस्टेंट दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दिया था। इसकी वैल्यू भी हमने, इसकी वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और इस ऑप्शंस में हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, और चारों ऑप्शन को यदि ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन आया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8 ऑप्शन तो ये है, और तीनों ऑप्शन का मैग्नीट्यूड तो जो 3 बचे B, C और D, इसमें तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर यूनिट डिफरेंट है। बस आपने पहले K की यूनिट निकालनी है, उस यूनिट को आपने देख लेना है। हमारा आंसर जो हिंट में दे रहा हूँ B, C, D में से बनेगा, पर आपको यूनिट निकालनी है। यूनिट निकाल लीजिए, यदि आपके पास फॉर्मूला तो है F = K(Q1 Q2) R²। यहाँ से K की यूनिट निकालना बिल्कुल आसान है, FR² / Q1 Q2। यस, FTR² की Q1 Q2 की यूनिट रखिए आप, एंड देन फाइंड आउट द रिजल्ट। चलिए अब अपना दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट इज डिनोटेड बाय ε0, ε0। ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 होती है, हमें पता है। अब ये देखिए 8.85 के भी 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। जो नीचे वाले ऑप्शन हैं वो हमें पता है वो नहीं हो सकते, C एंड D नहीं हो सकता। हमारे पास 8.85 वाली वैल्यू होती है। अब ये कौन सी होती है याद करना है, और साथ में यूनिट भी देखने हैं। तो बस अपनी पेन और कॉपी उठाइए और देखिए, कीजिए कैलकुलेट। यस, अब हमारा जो 7वें नंबर पे जो प्रश्न हमारा है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, फील्ड कैसे, फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये डिनोटेड बाय E। फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं,
यहाँ फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हमारे पास उसको हम डिनोट करते हैं ई से, और ई इज इक्वल टू एफ बटे डैश डैश डैश। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि एफ के बटे में क्या होता है, तो मुझे अब यहाँ से यदि हम उसको, यस सही सोच रहे हैं आप, यस एफ इज इक्वल ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई दिस, और इससे फिर आपने इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हुज एस आई यूनिट इज एन सी माइनस वन न्यूटन पर कूलम। हुज एस आई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ओ यस, न्यूटन पर कूलम का मतलब ये हुआ कि पहले न्यूटन है और उसके बाद हमारे पास कूलम आया हुआ है, कूलम। और ये न्यूटन पर कूलम मीन्स न्यूटन डिवाइड बाय कूलम, न्यूटन डिवाइड बाय कूलम, इट मीन्स यस न्यूटन पर कूलम, इट मीन्स न्यूटन डिवाइड बाय कूलम, इट मीन्स फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास यदि है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को आपने पहचानना है। हमारे पास ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सी ऑप्शन है कूलम्स फोर्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलिए द नेक्स्ट वन। अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अ प्रोटॉन is placed in a uniform electric field directed along positive x directions। एक प्रोटॉन दिया हुआ है जो रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ओरिजन बनाया मैंने एक्स और वाई प्लेन में, जो हम जीरो ओरिजन से एक्स की तरफ चलते हैं, तो ई हमारा ऐसे ही चला हुआ है और उसमें रखा है एक प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना। तो बस यहाँ से हमने हिंट दे दिया है जो उसने पूछा है, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। ये है कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा ये प्रोटॉन। अब प्रोटॉन उधर मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। तो अब आपने ये देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किस तरह फोर्स लगेगा। और उसने जो आंसर दिया है वो दिया है कि वो जाएगा, किस दिशा में जाएगा? अलोन द पॉजिटिव एक्सिस, ओके, अलोन द नेगेटिव एक्सिस, अलोन वाई एक्सिस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो भी आंसर आपको लगता है वो आप लीजिए। ओके, द नेक्स्ट वन। The direction of electric field is taken dash dash for a positive charge। Yes, dash dash means it is the question of fill in the blanks। यहाँ एक वर्ड आएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन आउटवर्ड, बी ऑप्शन इनवर्ड, बोथ ए एंड बी पॉजिटिव एंड इनवर्ड दोनों आएंगे, या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आ सकता इसमें। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन इनवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, टेकन आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। चलिए जो भी आंसर इसका सही है वो आंसर आपने लिखना है। यस, द नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन डैश डैश फॉर ए नेगेटिव। ये सेम क्वेश्चन, बस अब की बार जो हमारा चार्ज आया है वो नेगेटिव चार्ज है। देखिए हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन आउटवर्ड या इनवर्ड या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो भी हमारे पास चार्ज हमें लग रहा है किस चार्ज के लिए हमारा फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, वो आपने आंसर में भरना है। What is the charge on a dipole?
डाइपोल का नाम सुना है ना? यस, हमने डाइपोल देखा है कि क्या था वो? यस यस बताइए। वही, यस यस। तो डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होगा? मन में आ रहा है आपके? यस, सही निशान पे लगा दीजिए। कौन सा निशान सही हो रहा? पहला ऑप्शन है 1 कूलाम चार्ज, दूसरा ऑप्शन है Q इक्वल टू NE, तीसरा ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो बताइए कौन सा चार्ज हो रहा है? हाँ जी, चार्ज ऑन द डाइपोल भर दिया। सही बात, सही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए अब हमारा यस 30 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो डाइपोल जो आपने सोचा था, वो डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? अब इस पर बताइए टोटल फोर्स कितना एक्ट करता है, कितना फोर्स लगेगा डाइपोल में उसके ऊपर टोटल? याद कीजिए, क्या ये फोर्स ऑप्शन दिए हैं? पहला ऑप्शन है 0, या फिर हो रहा है इनफाइनाइट, या फिर ए और बी दोनों, वो 0 भी और इनफाइनाइट भी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, या फिर ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो प्यारे बच्चों, जो भी ऑप्शन सही है वो भरिए। अब हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड। बताइए, दो बराबर और विपरीत, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज जिनके बीच में एक दूरी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ये अरेंजमेंट क्या बोला जाता है? इट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज बोथ ए एंड बी। क्या वो दोनों बोला जाएगा? एंड देन इट इज नन ऑफ दी अबव, none of the above. And then the next question is angle between E and P. And what is E? E is the electric field की डायरेक्शन है। what is P? dipole moment की डायरेक्शन है। the angle between E and P at point on axial line of an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास है, डाइपोल की एक्सल लाइन पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर ई और पी का एंगल या उनकी डायरेक्शन क्या होगी? उनके बीच बताइए, ई और पी के बीच कैसा एंगल होगा? बताइए, ई और पी। यहाँ ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 60 डिग्री और डी ऑप्शन हमारे पास है 90 डिग्री। तो बताइए इसका क्या आंसर रहेगा? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है एंगल बिटवीन ई एंड पी एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद कीजिए, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी थी? हमारे डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक लाइन ली थी हमने, और उस लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाली थी। यस, वो कहता है कि यदि उस डाइपोल पर हम इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लें, तो आपने उस पर एंगल बताना है ई और पी के बीच में कितना एंगल हो रहा। और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड E फॉर विच torque experienced by the dipole is minimum। अभी ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है जो E में रखा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड E? P एंड E पर एंगल बताइए
और लेकिन वो सिचुएशन बतानी है जिसमें जो टॉर्क हो रहा वो मिनिमम हो रहा। अब आपने टॉर्क की जो केस हैं उनको ध्यान में देखना है। रफ कॉपी में लिखिए कि टॉर्क की वैल्यू एक बार हमारे पास मैक्सिमम आई थी, एक बार मिनिमम आई थी। वो मिनिमम टॉर्क कितना था और उस समय पी और ई में एंगल कितना है। बड़ा आसान प्रश्न है। यदि आपने टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा है, पढ़ा है, उसको समझा है उसको। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड E फॉर विच द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल इज मैक्सिमम। अभी देखिए डाइपोल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि आपको P और E के बीच में जो एंगल है वो बताना है। पर सिचुएशन थी हमारी कि हमारा जो टॉर्क था वो मिनिमम होना चाहिए। आज उसने बोला है कि उस सिचुएशन में एंगल बताइए जिस समय टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल इज मैक्सिमम। तो इसलिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 60 डिग्री और डी ऑप्शन है हमारा 180 डिग्री। अब पता चल रहा है, यस सेम हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, यस ये सीधा क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है वाटर का। हमने पढ़ा है, नोट्स के बीच में भी लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट और जर्नल भी बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डैश 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 क्वांटिटी, फिल इन द ब्लैंक्स। यस, तो इट इज़ द स्टेलर क्वांटिटी, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ स्टेलर और वेक्टर बोथ इन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और द आंसर इज नन ऑफ दीज। तो जो भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़ा है और उसको आपने देखना है उसकी नेचर, तो आप उसकी लिखिए कि उसको किस से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूले से भी हमें पता चल जाता है कि ये स्टेलर है या वेक्टर है। आप लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू डैश डैश, बस अब हो जाएगा। यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो क्वांटिटी आएगी वो स्टेलर होगी या वेक्टर होगी। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज हमारे पास हैं और उनके बीच में जो दूरी है वो है d। और फोर्स कितना हुआ जब दूरी d है। 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में दूरी d है तो दोनों में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है f। What should be the distance between them? उनके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए so that the force becomes 2f, ताकि जो फोर्स है वो डबल हो जाए। तो ये अब कूलम्ब्स लॉ की एक प्रॉब्लम हमारे पास आई है। कूलम्ब्स लॉ में याद कीजिए F इज इक्वल टू K Q1Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ उसने डी आर उतना का उतना है, यहाँ आर स्क्वायर की बजाय हम डी स्क्वायर लिखें क्योंकि हमारी सिचुएशन में द डिस्टेंस है जो 2 चार्जेज के बीच में वो डी है। अब उसकी यहाँ अपनी सिचुएशन लगाइए, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेज इज डी, और यदि हमें उनका इंटरैक्शन 2f चाहिए तो बताओ डी एफ कितना होना चाहिए जो डी है बिटवीन द चार्जेज। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। When the separation d between the 2 point charges becomes d by 4। अब 2 चार्जेज के बीच में जो सेपरेशन है, जो अभी 2 पॉइंट चार्जेज था और उनके बीच में सेपरेशन d थी, उसको यदि आपने 1/4 कर दिया, 1/4 मीन्स कि पहले वो यदि 4 सेंटीमीटर था अब वो 1 सेंटीमीटर हुआ है। The separation between the 2 point charges is divided by 4. Then the force of interaction between the charges become। अब ये बताइए जो F है वह कितना हो जाएगा। वो पहले फोर्स से 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा,
वो 16 टाइम्स हो जाएगा या नन ऑफ दीज, इनमें से उत्तर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बड़ा बेसिक से प्रश्न है ये, और इनमें जो कंसेप्ट यूज करने हैं आपने, रफ कॉपी अपने साथ रखिए आप लोग, और उनका पूरा ये एक आनंद है, ये अपने आप में वी आर इंजॉइंग फिजिक्स। आपने अपनी रफ कॉपी अपने साथ रखनी है और आंसर देते जाना है। तो अगला क्वेश्चन फिर हमारा कूलम्ब लॉ के ऊपर ही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज इज डबल। अब डिस्टेंस को डी डबल थी ना, हमारी डी थी, उसको डबल बना दिया हमने, 2d बना दिया। एंड दियर इंडिविजुअल चार्जेज आर आल्सो डबल, एंड दियर इंडिविजुअल चार्जेज आर आल्सो डबल्ड, what happened to the force between them? What happened to the force between them? अब देखिए, डिस्टेंस था, डी था, उसको डबल बना दिया। डिस्टेंस डबल होते ही बताइए वो क्या बन जाएगा। दो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज इज डबल्ड एंड दियर इंडिविजुअल चार्जेज आर आल्सो डबल्ड, और जो चार्जेज हैं दोनों वो भी डबल हो गए। Q1 को 2Q1 बना दिया, Q2 को 2Q2 बना दिया, D को 2D बना दिया। अब ये बताओ कि फोर्स की वैल्यू क्या आएगी नई सिचुएशन में? वो भी डबल हो जाएगी, वो सेम रहेगी, वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, या फिर नन ऑफ दी अबव हमारा आंसर रहेगा। यस, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेज आर प्लेस्ड इन ट्रीजीज। अब इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसमें हमने चार्जेज को रखा है, यस, इन विच द चार्जेज आर प्लेस्ड, यदि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे क्या असर होगा? वो भी ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग, कि वो भी बढ़ता जाएगा, डिक्रीजिंग वो कम होता जाएगा, वो उतना ही रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई उत्तर नहीं है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 चार्जेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस आर्ट्स अपार्ट, उनकी जो बीच की दूरी है वो एट्स है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दैम इज एफ, और उनके बीच जो फोर्स है दोनों में इंटरेक्शन फोर्स है वो एफ है। द चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड। अब ये देखिए, पहले चार्ज था Q1, दूसरा था Q2, दोनों के बीच में दूरी थी एच, तो फोर्स हुआ F। अब वो रहता है द चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्जेज, किसी 2 चार्ज है ना, किसी एक चार्ज का जो चार्ज है वो डबल हो जाता है। यदि डबल हो जाता है तो न्यू फोर्स कितना होगा? यस, 4 ऑप्शन दिए हैं, वो उतना ही रहेगा जितना पहले था F, वह डबल हो जाएगा, या फिर वो 3 टाइम्स हो जाएगा, या नन ऑफ दी, या इनमें से उत्तर नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए डैश डैश क्वांटिटी। यस, ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी है, ये हमने लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए। अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेज। अब जब यूनिट चाहिए तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू डैश डैश डैश, और यहाँ से सारी यूनिट पुट कीजिए और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। उसने हमें 4 आंसर दिए हुए हैं और तीनों ही आंसर आपस में मेल खा रहे हैं। यस, थोड़ा सा यूनिट में ही डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो हमारी एग्जैक्ट यूनिट है वो हमें बतानी है। जो एग्जैक्ट यूनिट हमें बताई जा रही है उसमें हमारा जो पहला, अब चलते हैं हम पहले ऑप्शन, ये चारों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, और पहला जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, उस पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, गिव द SI यूनिट ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS
ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीरियल हमने लेना है और इसमें इसकी ऐसा यूनिट हमें बतानी है। अब ऐसा यूनिट बतानी है सरफेस इंटीरियल ई डॉट डी एस। अब ऐसा यूनिट तो किसी विजिबल क्वांटिटी की बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसा यूनिट बताएं तो ऐसा यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी की बताई जाएगी या कोई विनोद की यूनिट बता देगा। यस भाई विनोद आचार्य जी की यूनिट बताइए आप, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सरफेस इंटीरियल ऑफ ई डॉट डी एस। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। सरफेस इंटीरियल ऑफ ई डॉट डी एस कौन सी हमारी क्वांटिटी बन रही है, इस क्वांटिटी को आपने देखना है। उसके बाद हमारा प्रश्न हल हो रहा। यस, द नेक्स्ट वन इज अ चार्ज ट्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ट्यूब। ए ट्यूब हमारे पास है, याद कीजिए ट्यूब बनाते हैं ना हम। यस, 6 फेसेज वाली एक अरेंजमेंट है और उसकी सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है ट्यूब। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ट्यूब। ट्यूब में से निकलने वाला जो फ्लक्स है पासिंग थ्रू द ट्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा। पहला ऑप्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्रॉस लाजी बिल्कुल अरे वो एक एप्लीकेशन पे है। और हमारा ऑप्शन है ग्रॉस लाजी स्टेटमेंट पे है, नॉट द एप्लीकेशन। इसमें स्टेटमेंट सीधी स्टेटमेंट पूछी है और हमारा पहला ऑप्शन है ट्यू बाई एप्सिलॉन 0। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ट्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ट्यूब बाय ए ट्यूब। ए ट्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। ओके, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबाउ। डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबाउ। तो हमें पता चल रहा है फॉर स्टेटमेंट ग्रॉस लाजी स्टेटमेंट सभी को याद है और वो हमें पता है और इसी से हमें पता चल रहा है। यस, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। Yes, number of field lines radiates outward from 1 coulomb of charges in vacuum। वैक्यूम में यदि 1 कूलम चार्ज को रख दिया जाए तो ये बताइए कि उसमें से कितनी फील्ड लाइनें निकलेंगी। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो बताता कि कहाँ से कितनी फील्ड लाइन्स जाती हैं, यहाँ से कितनी फील्ड लाइन्स जाती हैं। तो हमने हिंट के लिए उसका फॉर्मूला लिखा हुआ कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। और हमारे पास जो क्यू है वो 1 कूलम है। 1 कूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप सभी को पता है, ये हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए एंड देन यू विल गेट द आंसर। और हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 8 ऑप्शन इसमें सही है। और देखिए चारों ही ऑप्शन सिमिलर बनाए हुए हैं और बस थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिए, रफ कॉपी उठाइए, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अपने आप कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएगा फिर आपने रिजल्ट देखना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में आपने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और ये बहुत आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा, क्योंकि इन्हीं से ही हमें अपने जो अब तक हमने पढ़ा है उसकी नॉलेज हमें मिलती है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।